हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टिव अगेंस्ट, कि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देगी या फिर किल कर देगी। ठीक है, तो किसके अफेक्टिव एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है ये है किसके? बैक्टीरिया के। किसके? बैक्टीरिया के। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए किससे कोज्ड होता है? तो ये होता है वायरस से। ठीक है, डेंगू फीवर ये किससे कोज्ड होता है? ये भी किससे होता है? वायरस से। कॉलेरा, कॉलेरा किससे कोज्ड होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, तो कुछ डिसीज गिवन और किससे कोज्ड होती है वो आपको पता होगा, तभी आप आंसर सही मार्क कर पाओगे। तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर की कॉलेरा किससे कोज्ड होते हैं? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। शो 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द मार्किंग ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस एंड 56 डिग्री सेल्सियस की एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसके अंदर जो क्या शो कर रहा है? 5 स्मॉल डिवीजन किस किस के बीच में? 55 डिग्री सेल्सियस एंड 56 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दिस मीन्स दैट द थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू। ठीक है, कि इसका तात्पर्य है कि तापमानी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है, कि थर्मोमीटर को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें डिवीजन की, तो स्केल डिवीजन कितना है? स्केल डिवीजन इज कितना है? दैट इज 5। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कि डिफरेंस इन वन मेजर स्केल, डिफरेंस इन वन मेजर स्केल, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना है? दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ईच स्मॉल स्केल डिफरेंस, ईच स्मॉल स्केल डिफरेंस डिफरेंस दैट इज 1/5। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज क्या आएगा? 0.2। क्या आ जाएगा? दैट इज 0.2। ठीक है, तो थर्मोमीटर कैन मेजर द डिफरेंस ऑफ, जो थर्मोमीटर है वो कहां तक डिफरेंस को मेजर कर सकता है? थर्मोमीटर कैन मेजर द डिफरेंस, thermometer can measure the difference of 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कितना है? 55। तो ये कितना हो सकता है? 55.2 डिग्री सेल्सियस, 55.4 डिग्री, 55.6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 55.2 डिग्री सेल्सियस। जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर था दैट इज 55.2 डिग्री सेल्सियस। ये है 55.1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 नहीं हो सकता। ये है 55.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं हो सकता। 55.2 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर एंड 55.25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए? ये तीनों ही ऑप्शन हो गए इनकरेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 55.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लैबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल और इन सब से क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये देख लेते हैं। ये हम किस में यूज करते हैं? लैब वगैरह में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं। इनका जो रेंज वेरी करता है वो करता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस यूजुअली। इनके पास क्या होती है? मरकरी होती है, जो हीट करने पर क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? हीट करने पर एक्सपेंड हो जाती है। और टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इसे हम किस में मेजर करते हैं? इन डिग्री
सेल्सियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग लैबोरेटरी थर्मोमीटर, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय स्टूडेंट ABCD। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स के थ्रू व्हेन दे रब सॉलिड बेकिंग सोडा, कि जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं ऑन ड्राई लिटमस पेपर पे। ठीक है, तो उन्होंने स्टूडेंट ए ने क्या किया, अफेक्ट ऑन ड्राई रेड लिटमस पेपर पे कलर किस में चेंज हो गया, ब्लू में, और इसमें अफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। बी में सेम नो चेंज, उसमें रेड चेंज हो गया। सी में कलर चेंज टू ब्लू, कलर चेंज टू रेड। डी नो चेंज नो चेंज। अब पूछा है कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय द स्टूडेंट, की सही ऑब्जर्वेशन किस स्टूडेंट की थी। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। अब ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में नहीं है। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो ये प्रिपेयर होता है जब NaCl किसके साथ रिएक्ट करता है, NaCl react with water plus carbon dioxide plus NH3, it will form NaHCO3। तब किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इट विल फॉर्म NaHCO3, ठीक है, प्लस NH4Cl। अब इसमें जो वो था बेकिंग सोडा था, वो कैसा था, सॉलिड था। बेकिंग सोडा कैसा था, दैट इज सॉलिड। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेसिक है, एसिडिक नहीं है। तो जब बेकिंग सोडा सॉलिड है, वो एक्वस फॉर्म में नहीं है, तो जब लिटमस पेपर कैसा है, ड्राई है, तो उस केस में ना तो रेड लिटमस पेपर के केस में और ब्लू लिटमस पेपर के केस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या है बेकिंग सोडा, दैट इज बेस, और जिसकी पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7। ये ड्राई है, ये एक्वस में नहीं है। अगर ये एक्वस में होता तो चेंजेस आने के चांस है। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो कोई चेंज नहीं आएंगे। तो उस केस में जो आपका डी ऑप्शन होगा, कि डी स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सही है। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाई विद राइजोबियम, कि इनमें से कौन से वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हम राइजोबियम के लिए क्या करते हैं, करेक्टली आइडेंटिफाई होते हैं इनमें से। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो फर्स्ट है लेग्यूमिनस प्लांट, सिम्बायोटिक, ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। दूसरा है रूट नोड्यूल, फीचर प्लांट, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स और लेग्यूमिनस प्लांट, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस में पास कराते हैं, क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन में, और वो किस में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, मिल्की में। अब जो मिल्की अपीयरेंस है लाइम वाटर का, वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर। जब इसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे, तो इट विल फॉर्म CaCO3। CaCO3 क्या होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन लाइम वाटर, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, की प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, पीईटी बॉटल्स एंड जार्स हम किस लिए यूज करते हैं, एडिबल्स आइटम को स्टोर करने के लिए। तो पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, तो पीईटी जो है वो किसकी फैमिलियर फॉर्म है, तो पीईटी क्या होता है, दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट। अब ये किससे फैमिलियर, किससे
किसकी फैमिलियर फॉर्म है? तो ये होती है पॉलिस्टर की। किसकी? पॉलिस्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीएमाइड, दैट इज इनकरेक्ट। पॉलिस्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 is when CNG or LPG undergo complete combustion, the product form are। कि CNG और LPG का क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबक्शन हो रहा है, तो उसे क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? तो कंबक्शन क्या होता है? कंबक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करता है? वाटर एंड हीट। ठीक है, तो लेट्स सी, CH4 प्लस 2O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, एंड इट विल फॉर्म CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो अब जो कंबक्शन रिएक्शन है वो कैसी होती है? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आप ध्यान रखना कि जो कंबक्शन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट ये फॉर्म करता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लेट्स सी, तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट, जो फोर्थ होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसके अंदर पास करा रहे हैं? मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स। कि जो हीट का अमाउंट है इन द कंडक्टर वो किस पे डिपेंड करता है? जो भी क्या है, हीट का अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है मटेरियल पे, लेंथ पे और थिकनेस पे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल एंड लेंथ ओनली, इनकरेक्ट। लेंथ एंड थिकनेस ओनली, इनकरेक्ट। मटेरियल एंड थिकनेस ओनली, इनकरेक्ट। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है किस पे? रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस फर्दर किस पे डिपेंड करता है? वो करता है साइज ऑफ द मटेरियल्स एंड रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द मटेरियल और रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के अंदर वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस फर्दर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के साइज पे और रेजिस्टिविटी पे। अब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? तो वो करती है मटेरियल और टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो लेट्स सी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द resistance, the resistance further depend upon the size of the material and resistivity, और resistivity किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। कि मिनरल्स जो है, कौन सा मिनरल रिक्वायरमेंट होता है एक राइट अमाउंट में फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स? तो फर्स्ट है आयरन और कैल्शियम, सेकेंड है सोडियम एंड पोटेशियम, थर्ड इज आयोडीन एंड फ्लोरीन, एंड फोर्थ इज आयरन एंड आयोडीन। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, सोडियम एंड पोटेशियम इज द मिनरल जो किससे रिक्वायर्ड होता है? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर। कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसके पास सेल वॉल होती है? तो वो कौन सा है? दैट इज अ बैक्टीरिया। कौन है वो? दैट इज अ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, इनकरेक्ट। सेकेंड, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। की स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, लेट्स सी, जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है वो किससे बिलोंग करता है? दैट इज बैक्टीरिया। जो साइज होता है वो कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, ये क्या है? एक पैरासिटिक बैक्टीरियम है। ये भी क्या होता है? स्मॉलेस्ट और नॉन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो होता है 0.2 टू 0.3, और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेबल ऑफ, ये अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? कैपेबल है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है ये भी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बट इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। इट डज नॉट हैव
सेल वॉल, ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। अगर पूछ ले कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दैट इज द नर्व सेल। नर्व सेल कौन सी होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है, नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, और ये कितना 3 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सरवाइव करते हैं किसके, बिना ऑक्सीजन के। कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, जो बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन, इनकरेक्ट। होमोजेनाइजेशन, इनकरेक्ट। फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, की कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट क्या है, तो वो होती है किलो जूल पर केजी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा किलो जूल पर केजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अर्थक्वेक के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो फर्स्ट है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम, की जो सिस्मोग्राफ है वो क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राम। रिश्टर स्केल लीनियर नहीं होता, लोगैरिथम होता है। द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस से ओरिजिनेट होती है। जो रिकॉर्ड होता है सिस्मिक वेव्स का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। तो आपको फोर्थ ऑप्शन से आइडिया लग रहा होगा, द रिकॉर्ड ऑफ द सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राफ, की जो सिस्मोग्राफ है वो सिस्मोग्राम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इनकरेक्ट, ये इसका रिकॉर्ड नहीं रखता। जो रिकॉर्ड होता है सिस्मिक वेव्स का उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही है कि रिक्टर स्केल लीनियर नहीं होता, लॉगरिथम है। द सिस्मिक वेव्स कहां से ओरिजिनेट होती है, फोकस से। जो रिकॉर्ड होता है सिस्मिक वेव्स का उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या डिटरमाइन करना है, एसिड बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन। अ स्टूडेंट टैबुलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, कि स्टूडेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के बाद एक टेबल बनाई है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एसिड और बेस। ये तो पता ही होगा कि एसिड कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, और बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो जो एसिड है, ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में, ठीक है, और ये रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है इंडिकेटर, ये क्या आती है, इंडिकेटर। इंडिकेटर से हम ये पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट है NaCl, NaCl इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, दैट इज अ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है, तो पहला है कलर चेंज ऑन रेड लिटमस पेपर। किसकी बात हो रही है, कलर चेंज ऑन रेड लिटमस पेपर, तो कोई चेंज नहीं आया। कलर चेंज ऑन ब्लू लिटमस पेपर रेड, और सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक, तो एसिडिक नहीं होता। सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो फर्स्ट तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होता है, दैट इज बेसिक, ठीक है, दैट इज बेसिक। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू किस में चेंज करता है, अब देखो ये क्या है, लाइम वाटर कैसा है, बेसिक है। अगर एसिड बेसिक और न्यूट्रल के केस में जाए तो जो लास्ट में गिवन है दैट इज न्यूट्रल, लेकिन लाइम वाटर तो न्यूट्रल नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। विनेगर, विनेगर क्या होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक, और एसिड बेस में वो कोई चेंज नहीं आ रहा उसके कलर का, तो ये तो हो नहीं सकता, और ये भी यहाँ न्यूट्रल है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट। अब वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है, बेस है, ठीक है। रेड लिटमस पे कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू, और ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं आता, और दैट इज द बेसिक। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द
करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहे हैं तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, तब भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NaCl जैसा कि अभी बताया क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है, ये कैसा होता है, बेसिक होता है। विनेगर CH3COH ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और ये कैसा होता है, बेसिक होता है। तो NaCl ये हमने डिस्कस कर लिया था, एसिडिक है, इनकरेक्ट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लास्ट वाला था वॉशिंग सोडा ये क्या है, बेसिक है, तो ये स्टेटमेंट क्या थी, सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, कौन कौन सी गैसेस एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है जो ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या करती हैं, कोज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो सही है, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, दैट इज इनकरेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर तो है, बाकी नहीं है। मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर अ फ्यू केमिकल प्रोसेस, कि कुछ केमिकल प्रोसेस गिवन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सारे ही क्या है, केमिकल प्रोसेस है। विच टू ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्लो कंबक्शन, की इनके अंदर सबसे स्लो कंबक्शन किस में होता है, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, और रेस्पिरेशन में सबसे स्लो कंबक्शन होता है। तो ए और सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, आयरन का कन्वर्जन होता है Fe2O3.XH2O जिसे हम रस्ट बोलते हैं। ये बहुत लंबा टाइम लेता है इस प्रोसेस में, तो इसका जो कंबक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, डज नॉट टेक अ लॉन्गर टाइम, तो ये स्लो कंबक्शन नहीं है। रेस्पिरेशन में भी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर्स में, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये भी बहुत लंबा टाइम लेता है, तो ये भी क्या है, एक स्लो कंबक्शन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द, किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में क्या फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज नॉट अ कंबक्शन प्रोसेस, ये कंबक्शन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनमेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, कि कौन सा इनमें से मैनमेड फाइबर है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जनरली जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और बात करें अगर सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर, तो ऑप्शन देखते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, एक्राइलिक। बट क्वेश्चन में मेंशन किया है मैनमेड फाइबर है, लेकिन मैनमेड फाइबर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो रेयन है, रेयन कैसा है, दैट इज अ मैनमेड फाइबर। ठीक है, और ये नेचुरल कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचुरल सोर्स से, कौन से, उससे, वुड पल्प से, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिल्क से क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18 is, if the frequency of vibration of a body is decreased and its amplitude increase, then, तो जब frequency of vibration क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, पिच क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होता है, लाउडनेस इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, both the pitch and loudness of a sound produced will decrease, that is incorrect. Both the pitch and loudness of the sound दोनों increase, that is incorrect. Pitch increase but loudness decrease, ऐसा नहीं होता, pitch decrease होती है but loudness increase, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा that is the correct answer. Let's see कि जो loudness of a sound है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है amplitude of the vibrating body. फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव अफेक्ट पिच और लाउडनेस को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, कि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज तो लाउडनेस भी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है, द डाइटरी फाइबर आर, तो डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रफ एज। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड रफ एज, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर।
लेट्स सी, डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रफेज। इसके अंदर ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता है हमारी बॉडी को, फिर भी ये हमारी फूड का एक असेंशियल कंपोनेंट माना जाता है और इसे हम बल्क में ऐड करते हैं। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या करता है, ये हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में क्या करता है, मदद करता है। जो मेन सोर्स होते हैं रफेज के वो कौन कौन से हैं, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, ये बेस्ट सोर्स माने जाते हैं रफेज के। और मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 is the gas which form carboxyhemoglobin in the blood causing suffocation is, कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे सफोकेशन होती है, दम घुटता है, तो वो कौन सी गैस है, दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट इज नाइट्रोजन इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनकरेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।